हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग रिसर्च का आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ही, और लगभग आइडिया हमें है इसके बारे में, बट हम जल्दी से स्पीड से समझेंगे इसके बारे में कि आप और क्या लिख सकते हैं स्कोप एंड एरियाज़ ऑफ नर्सिंग रिसर्च के बारे में। ध्यान से समझिएगा। लेट्स स्टार्ट। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब क्षेत्र या कहाँ तक उसका फैलाव है, किस चीज़ का, नर्सिंग रिसर्च का एरिया क्या है, उसका फैलाव कहाँ तक है, या उसका क्या क्या स्कोप हो सकता है, किस किस जगह में हो सकता है। तो स्कोप को मैं बांट रहा हूँ, देखिए एक डायग्राम से समझ लेता हूँ, ताकि अगर आपको डायग्राम भी अगर याद रह गया तो आप काफ़ी आसानी से ठीक है। यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ स्कोप। स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च को हम चार एस्पेक्ट में बांट रहे हैं। स्कोप ऑफ में रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में रिसर्च का स्कोप क्या है? नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन में रिसर्च का स्कोप क्या है? रिसर्च इन नर्सिंग, क्या बच गया? एजुकेशन हो गया, क्लिनिकल साइड हो गई, तो क्या बच गया? एडमिनिस्ट्रेशन। कि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में हम रिसर्च का क्या स्कोप है। और लास्ट, रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम, और हमारे हेल्थ सिस्टम में रिसर्च का क्या स्कोप है। तो बहुत ही आसान हो गया। क्लिनिकल साइड में रिसर्च का एरिया स्कोप, नर्सिंग एजुकेशन में क्या स्कोप है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, और हेल्थ सिस्टम में क्या स्कोप है। अगर आपको ये आउटर लाइन भी याद रह गई तो आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा है, रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस। इसका मतलब समझिए आप पहले कि रिसर्च का स्कोप क्या है क्लिनिकल साइड में, नर्सिंग प्रैक्टिस साइड में। देखिए क्या क्या काम आती है रिसर्च नर्स क्लिनिकल में। हेल्थ प्रमोशन, दो एक साथ लिख रहा हूं, और डिजीज प्रिवेंशन। देखिए रिसर्च से ही हमें पता चला है कि हम स्वास्थ्य को, हेल्थ को और अच्छे से वेलबींग की ओर कैसे ले जा सकते हैं। यानी क्लिनिकल साइड में ही लगातार नर्सिंग रिसर्च होने से ही हमें ये पता लग पाया है कि हम हेल्थ को कैसे प्रमोट कर सकते हैं या कैसे वेलबींग की ओर ले जा सकते हैं। साथ ही साथ क्लिनिकल में लगातार नर्सिंग प्रैक्टिस होने से, रिसर्च होने से नई नई चीज़ें सामने आई हैं, जिससे हमें बीमारियों के प्रिवेंशन यानी इलनेस के बचाव के लिए भी तरह तरह के रेमेडीज़ हमें मिले हैं। तो दो ये स्कोप हो गए, किस साइड में? क्लिनिकल साइड में। और क्या क्या हो सकता है देखिए एक ये भी हो सकता है, रिस्क रिडक्शन इंटरवेंशन। रिस्क रिडक्शन इंटरवेंशन, दो एक साथ लिख लेते हैं। इसके अलावा पेशेंट सेफ्टी, और इसी के साथ मैं जोड़ रहा हूं एंड क्वालिटी ऑफ केयर। और क्या फ़ायदा है रिसर्च का, और क्या स्कोप है, और क्या एरिया है क्लिनिकल साइड में।
रिस्क रिडक्शन इंटरवेंशन, लगातार रिसर्च होने से नए नए प्रोसीजर्स सामने आ रहे हैं। जो चीज़ें पहले ओल्ड इंटरवेंशन या ओल्ड टेक्नोलॉजी या ओल्ड इफ़ेक्टिव वे से नहीं हो पाती थी, रिसर्च के माध्यम से ये संभव हो पाया है कि हम उन्हीं तरीकों को, ओल्ड मेथड्स को और रिफाइन कर पाए हैं, जिससे रिडक्शन हुआ है किसी भी चीज़ का रिस्क बढ़ने में। कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि पहले कोई और फिक्सेशन होता था, फ्रैक्चर हुआ, हम स्केलेटल फिक्सेशन यूज़ कर रहे हैं, हम पिन साइट इन्फेक्शन को अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से बचा रहे हैं, वगैरह वगैरह। यानी हम क्लिनिकल साइड में रिसर्च लगातार होने से लोगों के रिस्क को, बीमारियों के या अदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्राइमरी प्रॉब्लम तो कुछ और है, लेकिन उसकी वजह से जो दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनको हम रोक सकते हैं लगातार रिसर्च से। और आगे वाला भी बहुत ईजी है कि इसके माध्यम से हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन या रिस्क रिडक्शन इंटरवेंशन करके पेशेंट की सेफ्टी को प्रमोट करते हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ केयर या क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ाते हैं। और क्या स्कोप हो सकता है, आइए देखिए। आगे मैं लिखता हूं एक ये चीज़, पैलिएटिव केयर, इसके अलावा नर्सिंग एनवायरनमेंट, दो चीज। पैलिएटिव केयर, लगातार क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में रिसर्च होने से हम पैलिएटिव केयर मीन्स इसमें कई एस्पेक्ट हैं, हमारा वो पॉइंट नहीं है, जैसे कि एंड ऑफ लाइफ केयर भी आ जाएगी इसमें, हॉस्पिस केयर आप बोल सकते हो, मैं एंड ऑफ लाइफ केयर बोल रहा हूं, पेन रिडक्शन इंटरवेंशन, किसी के कैंसर पेशेंट है, पेन दवाइयाँ या एक ग्रीविंग प्रोसेस की वजह से इतना ज़्यादा पेन से वो गुजरता है, उसको रिलीफ करने के लिए भी पैलिएटिव केयर दी जाती है। तो लगातार रिसर्च होने से हमने हॉस्पिस केयर को इम्प्रूव किया है, हमने पेन रिडक्शन इंटरवेंशन नए खोजे हैं, जिससे पैलिएटिव केयर भी लगातार इम्प्रूव होती रही है। और नर्सिंग एनवायरनमेंट, लास्ट एंड फाइनल, कि वर्किंग जो एनवायरनमेंट है नर्सेज का, वो रिसर्च से ही पॉसिबल हो पाया है कि कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम आ पाए, जिससे कि कंफर्टेबल जोन नर्सेज के लिए भी एक इम्प्रूव हो। यानी वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर नर्सेज, वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर नर्सेज भी इम्प्रूव होता है। इसमें हम एक और ऐड कर सकते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ किसी वीडियो में कि लगातार रिसर्च होने से एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस लगातार बढ़ती जा रही है। ये क्या होता है, इस पे तो रिसर्च में अलग वीडियो आएगा ही। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मतलब किसी भी इंटरवेंशन के पीछे का एविडेंस हो और एक साइंटिफिकली मेथड हो, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मेथड हो, जिससे कि उसको रिस्क को, उस बीमारी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को कम किया जा सके और पेशेंट की सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव किया जा सके। यानी लगातार रिसर्च होने से क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस में ये चीज़, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस भी इम्प्रूव हो रही है। तो कई सारे पॉइंट थे, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमें 4 एस्पेक्ट में हमने बांटा था। क्लिनिकल नर्सिंग में प्रैक्टिस साइड में क्या रिसर्च हो रही है, नर्सिंग एजुकेशन में क्या हो रही है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिसर्च के फायदे हैं, स्कोप है, और हेल्थ सिस्टम में क्या है, जिसमें हमने नंबर 1 लिया इसमें हेल्थ प्रमोशन। फिर हमने डिजीज प्रिवेंशन की जा सकती है इससे, हेल्थ प्रमोशन किया जा सकता है इससे, हमने रिस्क रिडक्शन इंटरवेंशन किए जा सकते हैं, पैलिएटिव केयर को इम्प्रूव किया जा सकता है, पेन रिलीफ किया जा सकता है, टेस्टिंग प्रमोट की जा सकती है, नर्सेज का वर्किंग एनवायरनमेंट इंप्रूव किया जा सकता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इंप्रूव की जा सकती है, पेशेंट की सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर भी इंप्रूव की जा सकती है। तो ये हो गया क्लिनिकल एस्पेक्ट जो कि स्कोप को दिखाता है रिसर्च के क्लिनिकल साइड में। आइए बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। सो हियर इज द अनदर एस्पेक्ट आफ्टर द क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन में रिसर्च का क्या स्कोप है, क्या एरिया है। सोचिए, अभी हम क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस पढ़ के आए हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेवलप स्किल्ड नर्सिंग मैन पावर। देखिए,
नर्सिंग एजुकेशन में रिसर्च से ही हम नए स्किलफुल नर्सिंग मैन पावर को डेवलप कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अभी अभी हम क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस पढ़ के आए हैं, उसके लिए स्किल्ड स्टाफ नर्सेज कैसे हों। अगर अच्छी एजुकेशन ही ना मिलेगी, एजुकेशन में रिसर्च ना होगी, तो स्किल्ड स्टाफ नर्स नए नए इंटरवेंशंस के लिए या लीडरशिप क्वालिटी कैसे उनमें डेवलप होगी। तो स्किल्ड स्टाफ नर्सेज एंड स्किल्ड टीचर्स दोनों ही इसके अंदर आ गए। स्किल्ड स्टाफ नर्सेज एंड नर्सिंग टीचर्स या नर्सिंग एजुकेटर्स भी डेवलप करने में मदद मिलती है नर्सिंग एजुकेशन में लगातार रिसर्च होने से। और आपने एक यूनिट भी पढ़ी होगी अलग से नर्सिंग एजुकेशन में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी इंप्रूव होती है। तो डेवलप स्किल्डफुल नर्सिंग मैन पावर। दूसरा है इंक्रीज इफेक्टिविटी ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड, और इसी के साथ मैं ऑप्शन नंबर सी भी लिख रहा हूं, डेवलप न्यू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देखिए दो और आ गए हैं, इंक्रीज इफेक्टिविटी ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड, जो भी पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं ओल्ड टीचिंग मेथड, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेक्चर मेथड, दैट इज़ द वेरी ट्रेडिशनल मेथड, उनकी इफेक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये लगातार रिसर्च से ही पॉसिबल हो पाया है। कि ठीक है, मैं आपको लेक्चर तो दे रहा हूँ, लेकिन इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि वाइड पॉपुलेशन को, मतलब मैं अगर क्लास में पढ़ाऊँ तो 4, 5, 10, 15, 20 लोगों को पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी एक कैमरे का सेटअप लगा के बोर्ड, और यहाँ से मैं मास पॉपुलेशन को टीचिंग करवा रहा हूँ यहाँ से ही। यानी कि ये भी तो एक तरीका हुआ कि ओल्ड मेथड है लेक्चर मेथड, उसकी इफेक्टिविटी को हम बढ़ा रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन के माध्यम से ही। डेवलप न्यू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें जोड़ना, नई नई टेक्नोलॉजी एजुकेशन में जोड़ना। फॉर एग्जांपल ओवरहेड प्रोजेक्टर्स आ गए हैं, फ्लैश कार्ड आ गए हैं, या एवीएट्स तो आपने पढ़े ही होंगे नर्सिंग एजुकेशन में। यानी किसी भी नई टीचिंग मेथड को, नई टीचिंग स्टाइल को डेवलप करना भी एक नर्सिंग एजुकेशन में रिसर्च से ही पॉसिबल हो पाया है। दो मेथड ये हो गए। इसके अलावा एक और चीज़ स्टूडेंट्स के लिए, इफेक्टिव स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉर लर्निंग। रिसर्च के माध्यम से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए, द एनवायरनमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इन द सेंस बाउंड्रीज, कि आपकी बाउंड्रीज कहाँ तक हैं। स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए उनका लिमिटेशंस क्या है, ये भी नर्सिंग रिसर्च के माध्यम से ही एजुकेशन में पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट एंड लास्ट में आपको बताता हूँ, इसके अलावा हाँ, सिलेबस की बात नहीं की हमने, करिकुलम इम्प्रूवमेंट फॉर किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। देखिए बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, या हम ये ना बोल के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए लगातार करिकुलम को रिफाइन करना और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना। करिकुलम आप समझ गए होंगे, करिकुलम का एक पार्ट है सिलेबस। करिकुलम सिलेबस सेम नहीं है, बट करिकुलम के अंदर सिलेबस आता है, यानी सिलेबस एक पार्ट है करिकुलम का। तो करिकुलम लगातार रिफाइन करना स्टूडेंट्स के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और नर्सिंग एजुकेशन के लिए फॉर द अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, ये भी नर्सिंग एजुकेशन के माध्यम से पॉसिबल हो पाया है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो आप थोड़ा फोकस करें। आप जानते हैं रिसर्च को समझना वैसे ही इतना बोरिंग सा पार्ट है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो बात आपको माइंड में क्लिक कर सके।
4 एस्पेक्ट में हमने बांटा है, जिसमें से पहला पार्ट था क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में रिसर्च क्यों की जाती है, उसका क्या स्कोप है, और दूसरा है नर्सिंग एजुकेशन में क्या स्कोप है इसका, जिसमें हमने सबसे पहले लिया कि अगर रिसर्च होगी तो हमें नए नए स्किलफुल टीचर्स मिलेंगे, एजुकेटर्स मिलेंगे और स्किलफुल नर्सेज भी मिलेंगे जो कि यहाँ पर क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेंगे। दूसरा हमने करिकुलम की बात की कि करिकुलम को इम्प्रूवमेंट होगा जिससे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव होगी। ओल्ड मेथड जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं उनको रिफाइन किया जा सकेगा और नए नए टीचिंग मेथड को भी डेवलप किया जा सकता है रिसर्च के माध्यम से। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए भी इम्प्रूव किया जा सकता है जो ज़रूरी होता है शिक्षा के लिए। ये सारे एस्पेक्ट हमने देखे जो कि था हमारा रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या स्कोप है, देखिए क्या स्कोप है इसमें। सबसे पहले मैं आपको एक हिंट बताता हूँ, असेसमेंट। अगर आपको ये वर्ड भी याद रह गया तो भी आप बहुत सारा लिख सकते हैं। असेसमेंट, असेसमेंट मतलब किस चीज़ का असेसमेंट, या मैं पहले पॉइंट लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। असेसमेंट के बाद रिक्रूटमेंट, डिप्लॉयमेंट, रिटेंशन और 4 पॉइंट लिखे हैं मैंने। सबसे पहले असेसमेंट की बात करते हैं। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में असेसमेंट किस चीज़ का असेसमेंट, किस चीज़ का असेसमेंट, पहले से जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, किस चीज का असेसमेंट, स्टाफिंग पैटर्न का, किस चीज का असेसमेंट, एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स का, किस चीज का असेसमेंट, परफॉर्मेंस का। देखिए ऐसे समझिए, रिसर्च के माध्यम से ये पॉसिबल हो पाया है कि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से जो एग्जिस्टिंग उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या है और कैसे उसे इम्प्रूव किया जा सकता है, एग्जिस्टिंग स्टाफिंग पैटर्न क्या चला रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में और कैसे उसे इम्प्रूव किया जा सकता है, एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस, किस आधार पे स्टाफ की परफॉर्मेंस अप्रूव, किस आधार पे ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ की परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है यानी इवैल्यूएशन किया जाता है, या स्टाफ के लिए या ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या ऑर्गेनाइजेशन की फ़िलॉसफी क्या है, कितने वेजेस वो देती है। यानी कि असेसमेंट करना इन सब चीज़ों का नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया है। दूसरा है रिक्रूटमेंट। रिसर्च के माध्यम से ही, रिक्रूटमेंट का मतलब समझ गए होंगे, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना, जॉब के लिए हायर करना स्टाफ को। ये भी कितने मेथड से किया जाना चाहिए, कौन कौन से मेथड होने चाहिए, किस पोस्ट के लिए कितनी फेजेज में रिक्रूटमेंट किया जाना चाहिए, जॉब इंटरव्यू से किया जाना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया जाना चाहिए, क्वेश्चन टू क्वेश्चन या फेस टू फेस इंटरव्यू होना चाहिए या टेलीफोनिक इंटरव्यू होना चाहिए, कितने लेवल होने चाहिए या किस आधार पे कितना उनका सैलरी पैकेज होना चाहिए, सब कुछ रिक्रूटमेंट के अंदर आता है, या जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह वो भी हम पढ़ेंगे अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट के वीडियो बनाएंगे तो रिक्रूटमेंट भी पॉसिबल हो पाया है, एक इफेक्टिव रिक्रूटमेंट भी पॉसिबल हो पाया है रिसर्च के माध्यम से किसी नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में। डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जैसा ही एक वर्ड है। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है पोस्टिंग करना, किसी स्टाफ की पोस्टिंग, यानी रिसर्च के माध्यम से ये पॉसिबल हो पाया है कि किस स्टाफ को किस एरिया में अच्छा वर्क करेगा। कहने का मतलब उस स्टाफ की क्वालिटी को चेक करके, उसकी वर्क परफॉर्मेंस को चेक करके हमें किस एरिया में उसे डिप्लॉय करना है या पोस्टिंग उसकी करनी है, और किस स्टाफ को कितना रिटेनमेंट
किस डिपार्टमेंट में रहना चाहिए, किस डिपार्टमेंट के लिए कितना स्टाफ की ज़रूरत है, रिटेंशन की ज़रूरत है, ये सब कुछ रिसर्च के माध्यम से ही नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में संभव हो पाया है। इसके अलावा एक और लिख देता हूँ, डेवलप न्यू नॉलेज, नॉलेज एजुकेशन में नहीं, किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स, वरना तो ये नर्सिंग एजुकेशन में आ जाता। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग स्किल्ड या मैनेजरियल वर्क परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग नई नॉलेज डेवलप करना, ये भी रिसर्च से ही पॉसिबल हो पाया है। ये था हमारा पार्ट 3, रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट एंड फाइनल जल्दी से रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम सॉल्व करते हैं। लास्ट एंड फाइनल पार्ट हमारे स्कोप ऑफ एरिया का रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम। रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम, देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डेवलप न्यू हेल्थ केयर मॉडल, और इसमें मैं एक शब्द जोड़ रहा हूं, इन अफोर्डेबल प्राइस। एक चीज हम ऐड कर सकते हैं इसमें, रिफाइन एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसीज, और लास्ट, इवैल्यूएट हेल्थ पॉलिसीज। देखिए समझिए, हेल्थ सिस्टम में, एग्जाम्पल इंडिया का ही ले लेते हैं। इंडिया के हेल्थ सिस्टम में रिसर्च को क्या स्कोप है या कैसे उसे इंप्रूव किया जा सकता है। रिसर्च से ही डेवलप न्यू हेल्थ केयर मॉडल इन अफोर्डेबल प्राइस, जो कि पब्लिक तक, रूरल और अर्बन एरियाज में अफोर्डेबल प्राइस तक पहुंच सकें। ऐसे नए हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करना कैसे पॉसिबल हो पाया है? नई रिसर्च के माध्यम से। रिसर्च के माध्यम से नए नए हेल्थ केयर सिस्टम्स, ये हेल्थ केयर मॉडल्स मतलब मैं एक एग्जांपल दे दूंगा कि हेल्थ केयर मॉडल्स क्या, कि हेल्थ केयर मॉडल्स कैसे बनाएं जिससे रूरल एरिया तक भी, लोकल पब्लिक तक भी पहुंच सके और अर्बन कम्युनिटीज़ तक भी वो हेल्थ सिस्टम पहुंच सके। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया है? रिसर्च तक। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं हेल्थ केयर मॉडल का, जैसे कि हम हेल्थ केयर सिस्टम, आपने कम्युनिटी में पढ़ा होगा, ये हेल्थ केयर सिस्टम को हम दो भागों में बांटते हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। फिर प्राइवेट को हम, जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, इसके अलावा मिड साइज हॉस्पिटल होते हैं, मिड साइज हॉस्पिटल, ये आपने कम्युनिटी में पढ़ा होगा। फिर इसके अलावा क्या होता है? नर्सिंग होम्स होते हैं, नर्सिंग होम्स, फिर क्लिनिक्स। इसी तरह पब्लिक सेक्टर में दो, रूरल और अर्बन। फिर रूरल में जानते हैं आप CSC, PSC, और ये हमने रूरल एरिया की लोकल पब्लिक तक अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचा रहे हैं, क्या? सब सेंटर्स पर। इधर अर्बन में सुपर स्पेशलिटी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्पेशल डिजीज़ हॉस्पिटल, इसके अलावा तालुका सेंटर्स। तो ये कम्युनिटी में हम पढ़ते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया हमारे इंडिया के हेल्थ सिस्टम का कि किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। यानी इस पॉइंट का मतलब है कि रिसर्च से ये पॉसिबल हो पाया है कि न्यू हेल्थ केयर मॉडल्स डेवलप किए जाएं जो छोटी से छोटी लोकल कम्युनिटीज़ तक भी उसकी सर्विसेज को डिलीवर्ड कर सके। ये भी रिसर्च से ही पॉसिबल हो पाया है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट चला रही है उस कंट्री के लिए, उस एरिया के लिए, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, उस स्टेट के लिए, उन एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसीज़ को लगातार रिफाइन करना, जो कमियां हैं उनको दूर करना, ये भी रिसर्च के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया है। लास्ट एंड फाइनल, और रिफाइन करने के बाद उन्हें बार बार इवेल्युएट करना हेल्थ पॉलिसीज़ को, ये भी हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करता है रिसर्च के माध्यम से। और फाइनली
फर्स्ट वीडियो ऑफ नर्सिंग रिसर्च याद कीजिए, जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अल्टीमेट एम ऑफ नर्सिंग रिसर्च क्या है, और आंसर था टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। पेशेंट केयर की क्वालिटी इंप्रूव करना, चाहे मैं इस एस्पेक्ट की बात करूं, चाहे इसकी या इन बाकियों की। अल्टीमेट एम ऑफ नर्सिंग रिसर्च, जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन भी है, वो ये है, प्रमोट क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। लास्ट 1 मिनट में मैं रिवाइज करवाता हूं। हमारा टॉपिक था स्कोप एंड एरिया ऑफ नर्सिंग रिसर्च, जिसको हमने इस डायग्राम के माध्यम से 4 पार्ट में बांटा कि क्लिनिकल साइड में नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या स्कोप है, नर्सिंग एजुकेशन में, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, और हेल्थ सिस्टम में या आउटकम केयर में भी क्या स्कोप है। अगर आपको ये हेडिंग भी याद रह गई या जो पॉइंट्स भी मैंने समझाए हैं वो भी अगर आपको याद रह गए, तो आप इस टॉपिक को आसानी से कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का ही ले लेते हैं कि किसी इसमें मैंने 4 पॉइंट बताए थे आपको: असेसमेंट, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, डिप्लॉयमेंट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को असेस करना है, स्टाफिंग पैटर्न को, बजटिंग को, बेनिफिट्स को, परफॉर्मेंस अप्रेजल को, कितने कहाँ स्टाफ कितना भेजना है, कितना रिटेन करना है, कहाँ पोस्टिंग करनी है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रखना है, ये सब रिसर्च से ही तो पॉसिबल हो पाया है। नर्सिंग एजुकेशन में हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऑडियो विजुअल एड्स, नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप करना, स्किलफुल नर्सेज, स्किलफुल प्रैक्टिशनर, टीचर्स डेवलप करना, ये हमने समझा। हेल्थ सिस्टम में तो अगर आपको ये डायग्राम भी याद रह गया तो आप ये तीनों पॉइंट के बारे में लिख सकते हैं कि अफोर्डेबल प्राइस में पॉसिबल हो पाया है रिसर्च के माध्यम से। और बच्चा क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में, तो वहाँ तो टेस्टिंग इंप्रूव करना, क्वालिटी इंप्रूव करना पेशेंट केयर की, सेफ्टी इंप्रूव करना, इसके अलावा नॉलेज डेवलप करना, नए रिस्क रिडक्शन इंटरवेंशन डेवलप करना, डिजीज प्रिवेंशन करना, हेल्थ प्रमोशन करना, ये सब कुछ था पहले वाले पॉइंट में। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इंप्रूव करना। तो ये 4 पॉइंट आपको अगर याद रह गए तो आप इस टॉपिक को अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हैं और कंपटीशन पर्पज से भी आपको हेल्प मिलेगी। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नर्सिंग रिसर्च के नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।